क्या भारत एआई की रेस में सालों पीछे छूट चुका है? अब जब भारत दौड़ने की कोशिश कर भी रहा है तो भ्रष्टाचार की दीवार कौन खड़ी कर रहा है? कैसे रक्षक ही हर बार भक्षक बनते रहे हैं? सरकार एआई और डीप टेक पर काम कर रही कंपनियों को उधार दे रही है। क्या उधार के इस बंटवारे में भी घपला हो रहा है? चीन रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत से कई गुना ज्यादा खर्च कर रहा है, तो क्या इस क्षेत्र में हम कभी चीन का मुकाबला कर भी पाएंगे? कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने सरकार पर लगाया एक सनसनीखेज आरोप? क्यों करती है सरकार ऐसा? कैसे एआई और टेक्नोलॉजी के मामले में साउथ कोरिया जैसा छोटा सा देश भारत से बहुत आगे निकल चुका है? कहां फंसती है विश्वगुरु की गाड़ी? आखिर हम कब सुधरेंगे? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बजाइए घंटी, करिए सब्सक्राइब। आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश वो नहीं जिसके पास बहुत बड़ी सेना हो, या जिसके पास हजारों मिसाइलें हो, या सबसे ज्यादा समुद्री पोत हो। आज सबसे शक्तिशाली देश वो है जिसके पास आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, जिसके पास एआई विकसित करने की क्षमता है, जो डीप टेक को बहुत गंभीरता से लेता है, और जिसके पास इन सभी पर पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति है, जो जानता है कि अगर एक बार डीप टेक और एआई में वो अगुआ बन गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। इस दौड़ में भारत बहुत पीछे छूट गया है। भारत ने शायद वो बस ही मिस कर दी है। 5 से 7 साल पहले ही सवारी जा चुकी है। अब जाकर सरकार जागी है। सरकार ने एआई और डीप टेक पर कुछ पैसा खर्च करना शुरू किया है, लेकिन कुछ मामलों में यह पैसा या तो सही जगह नहीं लगा या सही तरीके से नहीं लगा। इसमें बड़ी घोटालेबाजी है और इसका खामियाजा भारत एआई और डीप टेक की दौड़ में पिछड़ कर चुका रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के अमिताभ सिन्हा और संदीप सिंह ने ऐसी ही एक घपले की बड़ी खबर की है। इसके केंद्र में है आरडीआई फंड, यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। क्या हम कभी नहीं सुधरेंगे? जिसको जहां मौका मिल रहा है हाथ साफ कर रहा है। भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया। फंड का मकसद एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज विकसित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लंबी अवधि का सॉफ्ट लोन देना है। ये फंड नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ। पहले राउंड में 2192 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन मंजूर हुए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन्वेस्टमेंट के पहले राउंड के लिए 142 कंपनियों ने आवेदन किया और 22 प्राइवेट कंपनियों को चुना गया। इस सिलेक्शन कमिटी में 12 सदस्य हैं, जिनमें से 11 सदस्य प्राइवेट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कंपनियों से जुड़े हैं। इसमें एक सरकार का प्रतिनिधि भी है, लेकिन उसके पास वोटिंग अधिकार नहीं है। सरकार का तर्क है कि सिलेक्शन मेरिट पर हुआ और जिन सदस्यों का हित आवेदन करने वाली कंपनियों के साथ जुड़ा था, उन्होंने खुद को उस फैसले से अलग किया। यानी सरकार के सूचना एवं तकनीकी विभाग के मुताबिक निवेश हासिल करने वाली कंपनियों से जुड़े वो सदस्य जो सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं, उन्होंने इन कंपनियों को चुनने में कोई भूमिका नहीं निभाई। क्या ये बात आपके गले उतरती है? सॉफ्ट लोन के तहत सरकार इन कंपनियों को आसान शर्तों पर उधार देती है। ये उधार 12 से 15 सालों में चुकाना होता है और ब्याज दर सिर्फ 3%। कंपनियों को प्रोजेक्ट की पूरी लागत का 50% उधार दिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो डीप टेक में प्राइवेट इन्वेस्टर जिस रिस्क से घबराता है, उसका एक हिस्सा पब्लिक फंड के जरिए सरकार उठाती है, और सरकार के पास ये पैसा आपकी और हमारी जेब से ही जाता है। क्या इसकी जवाबदेही सरकार को ठीक से तय नहीं करनी चाहिए? क्या फंड की बंदरबांट समिति में बैठे लोग आपस में ही करते रहें तो जनता के 1 लाख करोड़ रुपए डूब नहीं जाएंगे?
हम इस खतरे की आशंका क्यों जता रहे हैं, इसे आप जांच में सामने आए 3 उदाहरणों से समझिए। ध्यान से सुनिए इनको। आपने सुना है ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। सिलेक्शन समिति में चेयरमैन है सौरभ श्रीवास्तव और उनके संबंध 15 में से 9 कंपनियों से हैं जिन्हें ये फंड मिला। फंड पाने वाली नोक्कार्क रोबोटिक्स में खुद उनकी निजी हिस्सेदारी है। इसी कंपनी के लिए आपके और हमारी जेब से निकले 11 करोड़ 41 लाख रुपए। इस समिति के एक और सदस्य हैं KRS जामवाल। इनके लिंक है 7 चुनी गई कंपनियों के साथ। इनमें 250 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन हासिल करने वाली तेजस नेटवर्क है और 111 करोड़ रुपए का लोन पाने वाली मनास्तु स्पेस शामिल है। समिति में शामिल TVS कैपिटल के गोपाल श्रीनिवासन के पास अग्निकुल कॉस्मोस के प्रेफरेंस शेयर बताए जाते हैं। इसी समिति ने अग्निकुल के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस पर इन लोगों का कहना है कि डीप टेक इकोसिस्टम छोटा है। जो लोग टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिंग को सच में समझते हैं, उनके इंडस्ट्री में कनेक्शंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। इनका दावा है कि हितों के टकराव के बारे में पहले ही बता दिया गया था और इन सदस्यों ने खुद चयन प्रक्रिया से पहले ही खुद को अलग रखा और ये सब रिकॉर्ड पर है। लेकिन ये कह देने भर से ही सवाल खत्म नहीं होते। सरकार को बताना चाहिए कि ये कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अब इस पूरे प्रकरण की जांच सरकार कब और कैसे कराएगी। ये सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि एक तरफ आपके और हमारे पैसे इन कंपनियों में लग रहे हैं जिनके चुनाव पर अब शक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ AI कंपनियों ने अब देश के नागरिकों की जासूसी करनी शुरू कर दी है। और क्या आप जानते हैं कि इसका शिकार खुद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके हुआ ये कि 6 अगस्त को भारत मंडपम में फ्यूचर क्राइम समिट 2026 का आयोजन हुआ। समिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर RE सिक्योरिटीज नाम की एक AI कंपनी को पार्टनर के रूप में दिखाया गया और इसी कंपनी को लेकर अभिजीत दिपके ने X पर एक गंभीर आरोप लगाया। अभिजीत का कहना है कि अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी RE सिक्योरिटी ने अपने AI टूल के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान उनसे जुड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन बड़ी स्क्रीन पर दिखाई, जिसमें उनका मोबाइल नंबर और ये जानकारी भी थी कि वो किस ऐप पर किस ID के साथ मौजूद है। इसी कार्यक्रम में इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सरकार से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। अभिजीत ने बड़ा आरोप लगाया, क्या सरकार अमेरिकी कंपनी की मदद से हमारी जासूसी करा रही है। इससे पहले जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस की सर्विलेंस वैन ने प्रदर्शन वाली जगह की लाइव वीडियो फीड को AI एडेड फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से जोड़ा। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लाइव फेशियल रिकॉग्निशन के बात की पुष्टि की, लेकिन पुलिस ने यह नहीं बताया कि डाटाबेस कौन सा है, इसकी मैचिंग एक्यूरेसी कितनी है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एक आंदोलनकारी छात्र का बायोमेट्रिक ट्रेस कितने दिन तक रखा जाएगा और इस पूरे सिस्टम का स्वतंत्र ऑडिट कौन करता है। सच यह है कि भारत में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के फेशियल रिकॉग्निशन और AI सर्विलेंस को रेगुलेट करने वाला कोई कानूनी फ्रेमवर्क अभी मौजूद नहीं है। इसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। भारत कहता है AI लोगों की भलाई के लिए बनेगा। इंडिया AI मिशन पर करीब 10,372 करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा है। सरकार खुद भारत का अपना AI विकसित करने वाली कंपनियों पर पैसा लगा रही है। दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ रुपए का RDI फंड है। सवाल है, क्या इसका इस्तेमाल जनता के हित के लिए हो रहा है या AI के जरिए अपने ही देश की जनता की जासूसी की जा रही है। उनका निजी डेटा सार्वजनिक किया जा रहा है। जनता का पैसा जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उससे शक पैदा होता है।
यहाँ कुछ आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.64% खर्च करता है। चाइना ने 2024 में R&D पर लगभग 52 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। ये उसकी जीडीपी का 2.69% है। दक्षिण कोरिया 5%, अमेरिका 3.5% खर्च करता है। चीन ने एआई में कितनी तेज दौड़ लगाई है, इसे एक आंकड़े से समझिए। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2026 के मुताबिक 2025 में अमेरिका ने 59 बड़े एआई मॉडल बनाए तो चीन ने 35। लेकिन मार्च 2026 तक दोनों देशों के सबसे बेहतर मॉडलों के प्रदर्शन का फर्क सिमटकर सिर्फ 2.7% रह गया। और एआई से जुड़े शोध, उनके साइटेशंस और पेटेंट ग्रांट्स में चीन अब दुनिया में सबसे आगे है। 2023 में दुनिया भर में मंजूर हुए एआई पेटेंट्स में अकेले चीन की हिस्सेदारी करीब 69.7% है, यानी करीब 70%। यानी एआई के दौड़ में चीन सिर्फ पैसा ही नहीं लगा रहा, वो शोध से लेकर पेटेंट और मॉडल तक एक दूसरा पहलू भी है, वो कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। क्योंकि चीन जिस तकनीक को अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाने का सबसे बड़ा हथियार मान रहा है, आने वाले सालों में वही तकनीक उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परेशानी भी बन सकती है। चीन की स्थिति को समझिए। एक तरफ उसकी काम करने वाली आबादी की रफ्तार तेजी से घट रही है। एक अनुमान है कि 2050 तक कामकाजी उम्र की आबादी करीब 25% कम हो सकती है। इसलिए चीन को मशीनें चाहिए, कारखानों में रोबोट चाहिए, ट्रकों में कम चालक चाहिए, दफ्तरों और सेवाओं में ऐसी तकनीक चाहिए जो कम लोगों से ज़्यादा काम करा सके। लेकिन दूसरी तरफ चीन में 16 से 24 साल की युवाओं में बेरोजगारी करीब 15% के आसपास है और करोड़ों लोग ऐसे कामों में लगे हैं जहां आमदनी पहले से ही स्थिर नहीं है। अब अगर एआई के लोगों की जगह लेने की रफ्तार चीन की आबादी घटने की रफ्तार से ज़्यादा तेज हो गई तो सरकार जिस समस्या को तकनीक से हल करना चाहती थी, वही तकनीक बेरोजगारी और असंतोष की नई समस्या पैदा कर देगी। यही चीन की कम्युनिस्ट सरकार की असली दुविधा है। अगर वो कंपनियों को पूरी छूट देती है कि जितनी तेजी से चाहें लोगों की जगह मशीनों को लगाएं, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है, लागत घट सकती है और अमेरिका के साथ तकनीक की दौड़ में चीन आगे निकल सकता है। लेकिन उसी रफ्तार से अगर नौकरियां गायब होने लगी तो लाखों नहीं करोड़ों परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनकी कमाई पर असर पड़ेगा। और चीन जैसी व्यवस्था में बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं रहती, वो राजनीतिक बेचैनी में बदल सकती है। और अगर सरकार इस डर से कंपनियों से कहे कि लोगों को मत निकालो, काम नहीं है तो भी उनको किसी दूसरी जगह लगा दो, सरकारी कंपनियां अतिरिक्त कर्मचारियों को अपने यहाँ समेट ले, तो फिर जिस एआई पर खरबों रुपए इसलिए लगाए गए कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा चुस्त और प्रोडक्टिविटी और बढ़े, उसका फ़ायदा सरकार अपने हाथों से कम कर देगी और कम्युनिस्ट सरकार की मुश्किल यहाँ और बढ़ जाती है। लोकतंत्र में सरकार से नाराज़ बेरोजगार आदमी चुनाव में सरकार बदलने की कोशिश कर सकता है, सड़क पर उतर सकता है। चीन में सत्ता बदलने का कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि चीन एआई के दौड़ में एक साथ एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों पर पांव रखकर चलने को मजबूर है। बहुत तेज हो जाएगा तो नौकरियां और सामाजिक असंतोष का खतरा, धीमा होगा तो अमेरिका आगे निकल जाएगा। और चीन के लिए असली परीक्षा शायद कोई मॉडल बनाने की नहीं होगी। असली परीक्षा ये होगी कि वो मशीनों को कितना तेज आगे बढ़ने देता है और इंसानों को कितनी तेजी से पीछे छूटने से बचा पाता है। आखिर में बात सिर्फ एआई के भविष्य की नहीं है, बात भविष्य की है, दो पड़ोसियों की है, दुनिया के दो सबसे बड़े देशों की है। बात भारत और चीन की है। चीन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। उसकी चुनौती ये है कि इतनी तेज दौड़ में वो अपने लोगों को कैसे साथ रखे। चीन
जिस तरह की व्यवस्था वाला देश है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा इम्तहान यही है। चीन कैसे संभालेगा अपनी तेज रफ्तार? और भारत की चुनौती बिल्कुल उल्टी है। यहां एक्सीलरेटर ही नहीं दब पा रहा। कभी बजट की कमी, कभी रिसर्च का संकट, कभी नीतियों की सुस्ती, फिर कोई घोटाला, कोई लीकेज, कोई ना कोई रोड़ा। विडंबना देखिए, जो देश दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर देता है, वही देश एआई की सबसे बड़ी दौड़ में अभी तक दौड़ ही नहीं पा रहा है। दुनिया इंतजार नहीं कर रही, जनता भी देख रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चीन कितनी दूर जाएगा, असली सवाल यह है कि भारत दौड़ कब शुरू करेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपने संदेश भेजिए, उसमें पता चलेगा आपको कैसा लगा। क्या आप इस तरह के वीडियो भी देखना चाहेंगे? मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है, चीन में बहुत रुचि है। चीन में 2 बार जा भी चुका हूं। अगर आप बताएंगे तो उस तरफ भी हमारे वीडियो का रास्ता खुलेगा। आपके जो संदेश आए हैं उनमें से कुछ संदेश शामिल कर रहा हूं। ये पहला संदेश है प्रताप सिंह का। कह रहे हैं, नमस्कार सर, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं। मैंने आपको पहली बार तब जाना था जब आप संदीप चौधरी सर के शो में आया करते थे। तभी से आपकी पत्रकारिता को देखता और समझता आ रहा हूं। लेकिन जैसे आपका नाम देवांग है, वैसे ही आपका काम भी है, गंभीर, निर्भीक और अपनी अलग पहचान वाला। आज के समय में जब पत्रकारिता पर कई तरह के सवाल उठते हैं, तब भी आप सच्चे पत्रकार की तरह अपना धर्म पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और साहस के साथ निभा रहे हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और इसी तरह सच बोलने और जनता की आवाज़ बनने की शक्ति दे। आप जैसे पत्रकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सादर प्रणाम, धन्यवाद। कितना सुंदर संदेश। उम्र कम है तो क्या हुआ, आपका दिल बहुत बड़ा है। अगला संदेश है भुवन गुरुंग का। रियली अप्रिशिएट हाउ एफर्टलेसली यू एक्सप्लेन एवरी टॉपिक। यू मेक इट इंट्यूटिव एंड इंटरेस्टिंग for everyone watching. Keep up the great work, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your wishes. और ये है मोहम्मद सादिक, कह रहे हैं, सर आप YouTube में ही न्यूज़ चलाया कीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। YouTube has enough reach for people like you. I am from Guwahati, Assam. আপনার কথা শুনি ইমান ভাল লাগিলে, আপনাক ধন্যবাদ জনাইছো, मुझे असमिया आती है। और ये है धनंजय कुमार रॉय, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको काम पसंद आ रहा है। और प्रोफेसर यूसुफ की बात कर रहे थे, जो अरबिक में देखते हैं मेरे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। आपको ये कार्यक्रम, वीडियोस कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइए। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।